दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएँगे। यह फ़िल्म मेरे दिल के बेहद करीब है और इसमें ऐसी कहानी है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने और इनकी फ़िल्मों का अंदाज़ ही कुछ ऐसा होता है कि आपको हर सीन पर कुछ नया सोचने पे मजबूर कर देता है। और इस फ़िल्म में तो हर मोड़ पर ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। मूवी बहुत शानदार है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कूपर नाम के एक पायलट से, जो नासा के लिए साइंटिस्ट रह चुका है, लेकिन एक क्रैश लैंडिंग की वजह से उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। अब वो अपनी बेटी मर्फ, बेटे टॉम और ससुर मिस्टर डोनाल्ड के साथ फार्मिंग करता है। एक रात मर्फ अपने पापा को जगाती है और कहती है, पापा, मेरे रूम में बुक शेल्फ पर एक भूत है, मुझे लगता है वो भूत आप हो। कूपर उसे समझाता है, बेटा, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है। नेक्स्ट मॉर्निंग मर्फ अपने टूटे हुए रोबोट को लेकर आती है। उसका भाई टॉम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, शायद तुम्हारे भूत ने इसे तोड़ दिया होगा। मर्फ गुस्से में कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती, भूत सच में है। ऊपर फिर उसे समझाता है, बेटा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कुछ अजीब हो रहा है तो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो, यही असली साइंस है। इसके बाद कूपर बच्चों के साथ स्कूल में पेरेंट्स टीचर के लिए मीटिंग के लिए निकलता है। रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। टॉम मजाक में कहता है, पापा, मर्फी लॉ सही में काम करता है। मर्फ पूछती है, पापा, मर्फी लॉ का मतलब क्या है और आपने मेरा नाम इसके ऊपर क्यों रखा है? कूपर मुस्कुराकर जवाब देता है, बेटा, मर्फी लॉ का मतलब है जो होना है वो होकर रहेगा, और ये हमें सिखाता है कि हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब कूपर को आसमान में एक पुराना ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उसे कैप्चर करता है और देखता है कि ये इंडियन एयरफोर्स का सर्विलांस ड्रोन है, जो अब भी अपनी सोलर बैटरी की वजह से चल रहा है। मर्फ कहती है, पापा, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते? कूपर उसे समझाता है, बेटा, वक्त के साथ हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, इसे भी बदलना पड़ेगा, वरना ये फ्यूचर में किसी काम का नहीं रहेगा। फाइनली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर बताते हैं कि टॉम की पढ़ाई ठीक है, लेकिन वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि उसे कॉलेज भेजा जाए, और मर्फ के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चांद पर जाने की बातें क्लास में शेयर करती है, जिससे बाकी बच्चों पर बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। ऊपर जो नासा में काम कर चुका है इस पर गुस्सा होता है और कहता है, आप बच्चों को इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों नहीं बताना चाहते? ये तो प्राउड वाली बात है कि हम मून पर गए थे। बच्चों को इन चीजों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। इस तरह कूपर का टीचर से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मर्फ को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। रास्ते में कूपर को मिस्टर डोनाल्ड का मैसेज आता है कि खेतों में काम कर रहे सारे ऑटोमेटेड ट्रैक्टर्स घर की तरफ लौटकर खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड कहते हैं, मैं इन्हें कई बार रीसेट कर चुका हूँ, फिर भी ये वापस घर आ जाते हैं। जब कूपर घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी ट्रैक्टर्स घर के बाहर लाइन में खड़े हैं। वो एक घर के अंदर जाता है और मर्फ के रूम में किताब गिरने की आवाज सुनता है। मर्फ कहती है, पापा, ये बुक शेल्फ वाला भूत मुझसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए मैं इसे मोर्स कोड में डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा आपने कहा था। कूपर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लेकिन गुड लक। इसके बाद कूपर डोनाल्ड से ट्रैक्टर्स के बारे में बात करता है। डोनाल्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा घर किसी ग्रेविटी के एज पर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कूपर कहता है, अगर ऐसा होता तो ये ट्रैक्टर्स पहली बार कमांड देने के बाद ही ऐसा करने लगते। नेक्स्ट डे फैमिली एक बेसबॉल गेम देखने स्टेडियम जाती है। खेल के दौरान अचानक धूल का एक बड़ा सा तूफान आता है और सभी मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं। घर लौटने पर कूपर देखता है कि पूरे घर में धूल भर चुकी है। वो फौरन दरवाजे खिड़कियां बंद करता है और बच्चों से पूछता है कि क्या तुमने अपने रूम की खिड़कियां बंद कर ली है? ये सुनकर मर्फ अपने रूम की तरफ भागती है और कूपर भी पीछे जाता है। रूम में मर्फ और कूपर देखते हैं कि बुक शेल्फ के नीचे धूल की लाइंस बनी हुई है। मर्फ कहती है, पापा, देखो, ये भूत हमसे कुछ कहना चाहता है। कूपर धूल के इन पैटर्न्स को ध्यान से देखता है और मर्फ को टॉम के रूम में सोने के लिए भेज देता है। रात भर कूपर इन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है और अगले दिन मर्फ के रूम में बैठा होता है और उस लाइंस को भी डिकोड कर लेता है, जो कि किताबें किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिर रही थी। धूल की लाइंस असल में बाइनरी कोड की मैसेज थी। कूपर मर्फ को समझाता है कि पतली लाइंस बाइनरी के 0 और मोटी लाइन 1 को दिखाती है। इस पैटर्न्स को डिकोड करके कूपर एक जगह के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेता है।
फिर हम देखते हैं कि कूपर और मर्फ अपनी कार में बैठकर उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। जो वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। वहां एक रोबोट टास कूपर से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। कूपर कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। टास जवाब देता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए। तुम्हारी गाड़ी में इस जगह का मैप्स और कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, इसका मतलब है कि तुम इत्तेफाक से नहीं आए। कूपर कहता है कि अपनी अकड़ मत दिखाओ, अब जमाना तुम्हारे जैसे रोबोट्स का नहीं है। मेरे खेत में तुम्हारे जैसे रोबोट्स सब्जियां उगा रहे हैं। तभी डॉक्टर ब्रांड आती है और कूपर को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती है, जहां मर्फ पहले से मौजूद होती है। कॉन्फ्रेंस रूम में एमिलिया ब्रांड के पिता प्रोफेसर ब्रांड भी होते हैं। कूपर उनके साथ पहले काम कर चुका होता है। प्रोफेसर पूछते हैं कि हमें सच बताओ कि तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। कूपर कहता है कि यह महज एक इत्तेफाक है। तभी मर्फ बोल पड़ती है कि हमें ग्रेविटी की वजह से इन चीजों का पता चला। प्रोफेसर कूपर को समझाते हैं कि ये जगह नासा की एक सीक्रेट फैसिलिटी है, जिसे सरकार ने गुप्त रखा है। वो बताते हैं कि ब्लाइट नाम की बीमारी ने सारी फसलें खत्म कर दी है। गेहूं और ज्वार पहले ही उगना बंद हो चुके हैं और अब केवल मक्का बचा है। कूपर कहता है कि मैं इतना मक्का उगा रहा हूँ कि भूख से कोई भी नहीं मरेगा। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसे दूसरी फसलें खत्म हो रही है, वैसे मक्का भी जल्द उगना बंद हो जाएगा। तब इंसान क्या खाएगा? हमारी मिट्टी खराब हो चुकी है और ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है। कूपर पूछता है, तो आप पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर कहते हैं कि हम पृथ्वी को नहीं बचा सकते, यही इसकी किस्मत है। इसका समय पूरा हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम इस ग्रह को छोड़कर किसी और जगह बस जाएं। यह सुनकर कूपर हैरान हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर उससे एक रॉकेट के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि अंतरिक्ष में नासा का स्पेसशिप है, जिसका नाम एंडोरेंस है। इस वक्त उसके अंतिम पुर्जों पे काम चल रहा है। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा, इंसान अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेंगे। प्रोफेसर बताते हैं कि करीब 50 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल खुला था। उनका मानना है कि इसे किसी जानबूझकर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए बनाया है। यह किसी एलियन सभ्यता का काम हो सकता है, या शायद हमारे भविष्य के वर्जन ने इसे बनाया हो। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि इसे इसलिए रखा गया है ताकि हम इसे एक्सप्लोर कर सके। वर्म होल के भीतर नासा ने 12 ग्रहों की पहचान की है, जिन पर जीवन संभव हो सकता है। 10 साल पहले नासा ने लेजरस मिशन के तहत 12 वैज्ञानिकों को इन ग्रहों पर भेजा था, लेकिन मिशन में 2 साल का खाना था, एक रोबोट और जरूरी उपकरण भी थे। मिशन का काम था कि यह पता लगाना कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। सफल होने पे वैज्ञानिक बीकन के जरिए सिग्नल भेजते और खुद कायरो स्लिप में चले जाते। हालांकि 12 में से केवल 3 ग्रहों से सिग्नल मिले हैं। अब नासा उन ग्रहों पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रही है। ऊपर देखता है कि प्रोफेसर एक ऐसी ग्रेविटी इक्वेशन पर काम कर रहे हैं जिससे पृथ्वी की ग्रेविटी को अस्थायी रूप से बंद किया जा सके। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए फ्यूल की जरूरत न पड़े। प्रोफेसर बताते हैं कि पृथ्वी पर अब उतना फ्यूल नहीं बचा है कि सभी को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। प्रोफेसर ये भी समझाते हैं कि नासा के पास प्लान ए और प्लान बी है। प्लान ए, नासा की टीम एंडोरेंस के जरिए वर्म होल में जाएगी और तीनों ग्रहों का परीक्षण करेगी। वहां से सही ग्रह का सिग्नल भेजा जाएगा। इसी बीच प्रोफेसर पृथ्वी पर ग्रेविटी इक्वेशन को हल करेंगे और सभी लोग बिना फ्यूल के जरिए नए ग्रह पर जा सकेंगे। प्लान बी, अगर प्रोफेसर इक्वेशन का हल नहीं कर पाते हैं तो नासा की टीम अपने साथ 5000 इंसानी भ्रूण लेकर जाएगी। इन भ्रूणों से नए ग्रह पर इंसानी सभ्यता की शुरुआत की जाएगी। हालांकि यह प्लान पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसानों के मरने का कारण बनेगा, इसलिए प्रोफेसर को उम्मीद है कि प्लान ए ही काम करे। प्रोफेसर ये भी कूपर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वर्म होल बनाया है उन्हें ही तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कूपर हैरान होकर जवाब देता है कि आप क्या कह रहे हैं? सुबह तक मैं अपने खेतों में काम कर रहा था और अब आप मुझे इस टीम का पायलट बनने को कह रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रोफेसर समझाते हैं कि तुम्हारे बच्चे एक अच्छा भविष्य डिजर्व करते हैं। क्या तुम चाहते हो इस मरती हुई धरती पर खत्म हो जाए? कूपर को यह बात समझ में आ जाती है और वह बच्चों के भविष्य के लिए मिशन में शामिल होने का फैसला करता है। जब कूपर यह फैसला मर्फ को बताता है तो वो गुस्से में आ जाती है। मर्फ नहीं चाहती थी कि उसके पिता एक ऐसे खतरनाक मिशन पे जाएं जहां उनकी वापसी की गारंटी ना हो। मैंने बुक शेल्फ से गिरने वाली किताबों के मैसेज को डिकोड कर लिया है। उस मैसेज का मतलब है यानी रुक जाओ। वो चीज जो कुछ भी है कह रही है कि मैं आपको रोक लूं। कूपर मर्फ की बात को नजरअंदाज करते हुए उसे एक घड़ी देता है और कहता है यह घड़ी तुम्हारे पास रहेगी
और एक ऐसी ही घड़ी मेरे पास है। मेरी घड़ी स्पेस टाइम के हिसाब से चलेगी और तुम्हारी पृथ्वी टाइम के अनुसार। जब मैं वापस आऊंगा तो हो सकता है कि हमारी उम्र बराबर हो। हालांकि कूपर को भी पता है कि यह मिशन लगभग नामुमकिन है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह नहीं गया तो उसके बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा। लेकिन मर्फ गुस्से में घड़ी को फेंक देती है और कहती है, आपको ये भी नहीं पता कि आप कब लौटेंगे और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको जाने दूं। हार मानकर कूपर अपने मिशन के लिए घर छोड़ देता है। जाते समय बुक शेल्फ से एक किताब गिरती है, जैसे वो भी उसे रोकने के लिए कह रही हो, लेकिन इस बार भी कूपर इस पर ध्यान नहीं देता और मिशन के लिए रवाना हो जाता है। मर्फ को अकेला रोते हुए देखकर बहुत दुख होता है। उधर कूपर टॉम से बात करते हुए कहता है, अपने नाना जी और बहन का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। बाप बेटी के बीच का यह पल सच में बहुत इमोशनल था। इसके बाद मिशन शुरू होता है। नासा की टीम में टोटल 4 लोग हैं। रोमेली, डॉयल, डॉक्टर एमेलिया ब्रांड जो कि प्रोफेसर की बेटी है, और टीम के लीडर और पायलट कूपर। इनके साथ 2 एडवांस रोबोट भी हैं, केस और टास। फिर हम देखते हैं कि टीम शनि ग्रह के पास वर्म होल में पहुंच जाती है। इस दौरान पृथ्वी से उन्हें लगातार वीडियो मैसेज मिलते रहते हैं और वे भी अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश करते हैं। कूपर को टॉम के कई मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन मर्फ का कोई मैसेज नहीं आता। टॉम के मैसेज से कूपर को समझ आता है कि मर्फ अब भी नाराज है, इसलिए उसने कुछ नहीं भेजा था। अब टीम वर्म होल के पास पहुंचती है। पृथ्वी पर इस बीच 2 साल गुजर चुके हैं। वर्म होल को देखकर कूपर रोमली से पूछता है, ये तो गोले जैसा है, मुझे लगता है कि ये कोई सुरंग जैसा होगा। रोमली समझाता है, असल में ये 3 डायमेंशन स्पेस है। अगर इसे फ्लैट सतह पर देखें तो ये छेद जैसा दिखेगा। हमें इस गोले के अंदर जाना होगा। टीम तैयारी करती है और वर्म होल के अंदर एंटर करती है। रास्ते में डॉक्टर ब्रांड को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे छू रहा हो। वो कहती है, ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ मिलाया। ये स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की वजह से हो रहा था। वर्म होल पार करने के बाद टीम एक नई गैलेक्सी में पहुंच जाती, जहां 3 ग्रह हैं जो एक बड़े ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे हैं। इन ग्रहों के नाम उनके डिस्कवर्स के नाम पे रखे गए हैं, जैसे मिलर, मैंस और एडमंड्स। टीम को यह तय करना है कि सबसे पहले किस ग्रह पर जाना है। मिलर का ग्रह सबसे पास है, इसलिए टीम वहीं जाने का प्लान करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक ब्लैक होल के बहुत करीब है। इस वजह से टाइम डायलेशन होगा, जिसकी वजह से ग्रह पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल बराबर होगा। ये जानकर टीम टेंशन में आ जाती है। रोमली और टास जहाज पर रुक जाते हैं ताकि उनकी देखभाल कर सके और पृथ्वी से आने वाले मैसेजेस रिसीव कर सके। कूपर, ब्रांड, डायल और केस मिलकर ग्रह पर उतरते हैं। मिलर के ग्रह पर पानी ही पानी है, बस 4 से 5 फीट गहरा। वे उस जगह जाते हैं जहां से बीकन सिग्नल आ रहे थे। वहां मिलर का लैंडर मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत लैंडिंग के तुरंत बाद हो गई थी। ब्रांड बीकन से डेटा इकट्ठा करती है, लेकिन डायल थोड़ा पीछे रह जाता है। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसे बहा ले जाती है। लहर जहाज के इंजन को भी डैमेज कर देती है, जिससे वे तुरंत उड़ान नहीं भर सकते। ये लहरें इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यह ब्लैक होल के करीब है, जैसे हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा की वजह से ज्वार भट्टा आता है। 3 घंटे बाद टीम वापस जहाज पे लौटती है, लेकिन एंडोरेंस पर 23 साल गुजर चुके हैं। रोमली अब 50 साल का हो चुका है। उसने खुद को कायरो स्लिप में नहीं रखा क्योंकि वो काम करता रहना चाहता था। कूपर वापस आकर अपने परिवार के वीडियो मैसेजेस देखता है। टॉम के मैसेज में दिखता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है। टॉम बताता है कि उसके नाना की डेथ हो चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है और अब उसका एक बेटा भी है। कूपर को आखिरकार मर्फ का एक वीडियो मिलता है। मर्फ ने यह मैसेज अपने बर्थडे पर रिकॉर्ड किया था, जिस दिन उसकी उम्र उतनी ही हो गई थी जितनी उसके पिता की उम्र उस वक्त थी जब वे मिशन के लिए घर छोड़ रहे थे। मर्फ वीडियो में कहती है, पापा अब मैं आपकी उम्र की हो चुकी हूँ। आप तो बोले थे कि इस उम्र तक आप लौट आएंगे, अब तो वापस आ जाइए। यह सुनकर कूपर अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगर हम खुद को कूपर और मर्फ की जगह रखकर देखें तो यह बहुत इमोशनल पल है। दूसरी तरफ मर्फ अब एक जानी मानी वैज्ञानिक बन चुकी है और प्रोफेसर ब्रांड के साथ काम कर रही है। इस वक्त पृथ्वी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। प्रोफेसर अब भी अपनी ग्रेविटी वाली इक्वेशन को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। उधर एंडोरेंस में कूपर, रोमली और ब्रांड डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें किस प्लैनेट पे जाना चाहिए। कूपर और रोमली का मानना है कि मैन के प्लैनेट पे जाना सही होगा, जबकि ब्रांड का कहना है कि एडमंड का प्लैनेट ज्यादा प्रॉमिसिंग है। वो कहती है, मेरा दिल कहता है कि एडमंड का डाटा सही है, यह चाहे प्यार कह लो या मेरी साइंटिफिक सोच। लेकिन कूपर और रोमली उसकी बात से सहमत नहीं होते। फाइनली टीम मैन के प्लैनेट पे जाने का फैसला करती है। मैन के प्लैनेट पे पहुंचने के बाद उसे कायरो स्लिप से जगाते हैं। मैन बताता है
कि उसने जागने के लिए कोई टाइमर सेट नहीं किया था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वह टीम को समझाता है कि प्लेनेट की सतह पर सांस लेना संभव है, इसलिए उसे नासा को सिग्नल भेजा कि यह जगह इंसानों के रहने के लिए लायक। लेकिन यहाँ टीम को कुछ अजीब बातें पता चलती है। मैन के साथ आया रोबोट पहले ही डीकमीशन किया जा चुका है और उसका डेटा भी संदिग्ध लग रहा है। इस बीच पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रैंड अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। मरने से पहले वह मर्फ को एक बड़ा राज बताते हैं और कहते हैं ग्रेविटी इक्वेशन को पूरा करने के लिए जो डेटा चाहिए वो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब प्लान ए कभी सफल ही नहीं हो सकता। असली प्लान बी था, जो भ्रूण के जरिए इंसानी सभ्यता को बचाना और पृथ्वी के लोगों को मरने के लिए नीचे छोड़ देना। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर के मौत के बाद मर्फ यह बात ब्रैंड को वीडियो मैसेज में भेजती है और बताती है और फिर पूछती है कि क्या आपको और मेरे पापा को पता था कि प्लान ए झूठा था? क्या मेरे पिता ये जानते थे और फिर भी हमें मरने के लिए छोड़ दिया? ब्रैंड इस बात से हैरान रह जाती है और गिल्ट महसूस करती है। कूपर यह सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि मर्फ हमेशा उसे धोखेबाज समझती रहेगी। वह रोमली से कहता है मुझे वापस जाना होगा। मेरी बेटी को लगता है कि मैं गलत हूँ। रोमली उसे एक प्लान देता है और कहता है अगर तुम जा ही रहे हो तो ब्लैक होल का चक्कर लगाकर जाओ। टास्क को ब्लैक होल में ड्रॉप कर दो। उसके भेजे गए डेटा से मर्फ ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व कर सकती है। कूपर इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रवाना हो मैन और कूपर बाहर जाते हैं, जहां कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। कूपर को पता चलता है कि मैन का प्लैनेट रहने के लायक ही नहीं है। मैन ने झूठ डेटा भेजा था ताकि उसे बचाने के लिए कोई आ सके। उसने रोबोट को डीकमीशन कर दिया था ताकि सही डेटा नासा तक पहुंच न सके। जब कूपर इस झूठ का सामना करता है तो मैन बौखला जाता है और उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। मैन कूपर से कहता है वह उसे एंडोरेंस को लेकर यहाँ से नहीं जाने देगा। वह अपनी जान की कीमत पर कूपर और उसकी टीम को मारने का फैसला करता है ताकि वह उनका सच न खोल सके। फिर मैन कूपर के हेलमेट पे जोरदार वार करता है, जिससे हेलमेट में पंचर हो जाता है और ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगती है। इस कारण कूपर को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और वह मदद के लिए ब्रैंड से संपर्क करता है। उधर रोमली मैन के रोबोट को ठीक करने की कोशिश कर रही है, जहाँ उसे पता चलता है कि मैन का डेटा रोबोट के डेटा से मेल ही नहीं खाता। जैसे ही वह जानकारी हासिल करता है, रोबोट में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिव हो जाता है और उस धमाके में रोमली की मौत हो जाती है। इससे यह साबित हो जाता है कि नासा ने अपने रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया था कि अगर कोई गलत डेटा भेजे तो रोबोट खुद को नष्ट कर ले। दूसरी ओर ब्रैंड कूपर तक पहुंचती है और उसे बचा लेती है, लेकिन मैन एंडोरेंस की ओर बढ़ता है और वह शिप को एंडोरेंस से डॉक करने की कोशिश करता है। क्योंकि वह एक पायलट नहीं है, इसलिए वो कोड्स नहीं जानता और उसका शिप डॉक नहीं हो पाता। फिर वह मैनुअल डॉकिंग करने का फैसला करता है, लेकिन ब्रैंड और कूपर उसे समझाते हैं कि यह नामुमकिन है। मैन उनकी बात नहीं मानता और जब वह मजबूरी में डॉकिंग करता है तो शिप में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वह मर जाता है और एंडोरेंस को भी भारी नुकसान पहुंचता है। कूपर अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और लैंडर को टास्क के जरिए एंडोरेंस से डॉक करने के लिए कहता है। यह सीन एक फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन है, क्योंकि यह कूपर की दिमागी रणनीति और साहस को दर्शाता है। लैंडर सफलतापूर्वक एंडोरेंस से डॉक कर लेता है और यह स्थिर भी हो जाता है। फिर कूपर अपनी टीम से कहता है कि अब एंडोरेंस ब्लैक होल की तरफ खींच रहा है। कूपर और ब्रैंड ये फैसला करते हैं कि वे इस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल स्लिंग शॉट के लिए करेंगे ताकि एडमंड के प्लैनेट तक पहुंच सके। कूपर ये भी बताता है कि वे टॉर्च को ब्लैक होल में भेज देंगे ताकि वो जरूरी डेटा भेज सके। फिर कूपर और ब्रैंड स्लिंग शॉट की तैयारी करते हैं और स्लिंग शॉट एक ऐसा तरीका है जिसमें हम भारी पिंड के पास आकर उसकी ग्रेविटी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कूपर धीरे धीरे बाकी इंजन चालू करता है और फिर टार्च को ब्लैक होल में भेजने का फैसला करता है। जैसे ही टार्च को भेजा जाता है, सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और कूपर एंडोरेंस से खुद को डिटैच करने का फैसला करता है। वह ब्रैंड को बताता है कि वो वजन कम करने के लिए उसे यही करना होगा, क्योंकि वह पृथ्वी नहीं लौट सकता। कूपर खुद को ब्लैक होल में गिरा देता है और ब्रैंड एंडोरेंस से निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कूपर का यह सेक्रीफाइस ब्रैंड को बिल्कुल इमोशनल कर देता है। फिर कूपर ब्लैक होल में गिरते हुए एक टेस्ट रेक्ट नामक जगह पहुंचता है, जहाँ समय को यह भौतिक तत्व की तरह दिखाया गया है। वह समझता है कि भविष्य के लोगों ने उसे यह टेस्ट रेक्ट भेजा है ताकि वह मर्फ से कुछ संदेश भेज सके। कूपर को एहसास होता है कि ग्रेविटी के जरिए वह मर्फ को संदेश भेज सकता है। वह किताबों को नीचे गिराकर उसे संकेत देता है और समझाता है कि यही वह सिग्नल है जो मर्फ को इक्वेशन सुलझाने में मदद करेगा। मर्फ अपने बचपन की यादों को जोड़ते हुए कूपर द्वारा दिए गए कोड्स को डिकोड करती है और ग्रेविटी के इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। जैसे ही यह होता है,
टेस्ट रिएक्ट बंद होने लगता है क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। कूपर ब्लैक होल से बाहर आता है और एक बार फिर टाइम स्पेस के बीच, जिसमें उसे उस समय का दृश्य दिखाई देता जो अपनी टीम के साथ वर्म होल से दूसरी गैलेक्सी में भेजा जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि कूपर शनि ग्रह के पास पहुंचता है और वहां उसे एडवांस फैसिलिटी में रखा जाता है जिनका नाम कूप स्टेशन होता है। कूपर कहते हैं कि वाह, मेरी वजह से इसका नाम कूपर स्टेशन रख दिया गया। तभी स्टाफ जवाब देता है, सर, इसका नाम आपके नाम पर नहीं बल्कि आपकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने ही कहा था कि आप एक दिन वापस आएंगे और आप ही थे जिन्होंने मानव सभ्यता को बचाया है। जब आप पृथ्वी पर गए थे उस बात को लगभग 85 साल हो चुके हैं और हम इस वक्त शनि ग्रह के पास एक फैसिलिटी में सुरक्षित हैं। कूपर इस बात को सुनकर बहुत अच्छा महसूस करता है और इमोशनल हो जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि भले ही उसे अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं लेकिन पृथ्वी पर तो 25 साल बीत चुके हैं। वह स्टाफ से पूछता है कि क्या मेरी बेटी जिंदा है। स्टाफ जवाब देता है कि जी हाँ सर, अब वह कुछ ही हफ्तों में आपसे मिलने आएंगे। उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आपसे मिलने के लिए जीवित हैं। अब कूपर मर्फ के आने तक आसपास घूमता है और वह उस आदमी को देखता है जो वैसे ही घर में जा रहा होता है जैसे पृथ्वी पर उसका घर हुआ करता था। वो आदमी उसे बताता है कि मर्फी मैडम ने आपके लिए इस रूम को जैसा तैसा डिजाइन करवाया था क्योंकि उनका कहना था कि जब एक दिन मेरे पापा वापस आएंगे तो वह इस रूम को देखकर बहुत खुश होंगे। कूपर पुरानी यादों में खो जाता है और तभी उसे टार्स पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उसे सही करने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार उसे ठीक भी कर लेता है। फिर आखिर वह दिन आता है जब कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलता है। मर्फ अब 96 ईयर की हो चुकी है। कूपर को यह देखकर बहुत खुशी होती है। जब कूपर उसे छोड़कर गया था वो महज 12 साल की थी। कूपर अपनी बेटी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम सही थी मर्फ, मैं ही तुम्हारा भूत था। मर्फ जवाब देती है, मैं जानती थी पापा, इसलिए मैंने उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और समझ गई कि आप भी एक दिन वापस आएंगे। कूपर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं वापस आऊंगा। मर्फ कहती है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे वापस आने का प्रॉमिस किया था। यह सुनकर कूपर बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और कहता है, हाँ बेटा, मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं पापा, आपको जाना होगा। कभी किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, इसलिए आप यहाँ से जाइए। एक व्यक्ति अभी भी है जो आपका इंतजार कर रहा है, उसे आपकी बहुत जरूरत है और वह है डॉक्टर ब्रैंड। कूपर उसका इशारा समझ जाता है और टॉर्च के साथ शिप लेकर ब्रैंड के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रैड एडमंड प्लैनेट पे सुरक्षित पहुंच चुकी है, लेकिन एडमंड अब जिंदा नहीं है, इसलिए वो खुद उस प्लैनेट को मानवता के लिए तैयार कर रही है ताकि जब वक्त आए वो पृथ्वी पर सिग्नल भेज सके और लोगों को वहां बुला सके। और इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म होती है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह की मूवीज को लाने में काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।